नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ। और आप कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं मिलती, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, उसी क्रम में जैसा कि हमने फिजियोलॉजी की एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो जो टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट, एक तरीके टेस्ट सीरीज़ तो नहीं कहेंगे उसको, या ये कह सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समाकलन किया है। और उसमें हमने क्या किया, उसके जो इंपॉर्टेंट मतलब अगर इसको आप पढ़ लेंगे ना, तो आप 100% मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पास हो ही जाएंगे। ठीक है, उसी क्रम में हमने क्या किया है, आज जो हमने क्वेश्चन लिया है, बहुत लोगों की डिमांड थी, काफ़ी मैसेज आए थे, यूट्यूब पे भी आया था, तो काफ़ी लोगों का आया था। मैं सबसे पहले तो रिवील करना चाहूँगा नाम। तो पूजा करके एक सब्सक्राइबर थे मेरे, जिन्होंने बोला था कि सर आप अपने हैंड राइटिंग में लिख के दीजिए करिए। तो मैंने उसी क्रम में उनकी बात को मानते हुए और लोगों को सुन के मैंने ये कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने हैंड राइटिंग में लिख के दूंगा, क्योंकि मैं अभी तक बुक्स ही डाल रहा था। लेकिन अब मैं हैंड राइटिंग में मैंने लिखा है, तो काफ़ी कुछ मैंने कंटेंट इसमें कवर किया है। लेकिन आप बिल्कुल एक एक चीज़ को देखिएगा, जिससे कि कोई कहीं पे कोई दिक्कत ना हो आपको, बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे ना, आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, आई एम श्योर। ठीक है, अब देखिए वहीं शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, त्रिदोष का सामान्य परिचय। ठीक है, त्रिदोष का सामान्य परिचय है। तो अब त्रिदोष का सामान्य परिचय, अब देखिए त्रिदोष का सामान्य परिचय में मतलब इसका परिचय देखते हैं। तो परिचय में देखिए क्या क्या है। तो देखिए, दोष, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहिए तो आप बना सकते हैं नोट, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोट है, लेकिन बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है छोटे से नोट में। ठीक है, देखिए जो दोष हैं, तो उसको क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, विकार। और वो कहाँ पे कहा गया है, संस्कृत साहित्य में। कहाँ कहा गया है, संस्कृत साहित्य में कहा गया है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, दोष को हमने क्या बोला है, विकार। ठीक है, दोष को हमने क्या बोला है, विकार बोला है संस्कृत साहित्य में। और आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद दोष को बताता है वात पित्त और कफ। ठीक है, वात पित्त कफ जो कहता है, कफ का ही, कफ का जो दूसरा नाम होता है वो श्लेष्मा होता है, जैसा कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, श्लेष्मा का मतलब भी कफ ही होता है। ठीक है, और दोष का मतलब सीधी सी बात है, आयुर्वेद में क्या है, वात पित्त कफ, और संस्कृत साहित्य में क्या होता है, विकार। ऐसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए, जो ये जो आयुर्वेद में जो दोष हैं, ये कहते क्या हैं, इसके बारे में और भी फर्दर एक मान लीजिए आचार्यों ने रिसर्च करी, डिस्कवरी करी, और वो क्या बोला, क्या कहा उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि किसी कार्ड से स्वयं दूषित होने का इनका स्वभाव होता है। ठीक, अब ये क्या है, जब ये स्वयं दूषित हो जाएंगे किसी कार्ड से, कैसे कोई भी कार्ड रह सकता है, अगर ये स्वयं दूषित हो जाएं तो क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे, शरीर और मन को सहज दूषित करने का कारण भी बनेंगे। ठीक है, अब शरीर और मन को भी क्या करेंगे, दूषित कर देंगे। जैसा कि क्या इसमें लिखा भी गया है, दूषयंती मना शरीरम चेति दोषा। दूषयंती, जो दूषित करें किसको, मन और शरीर को। दूषयंती, जो दूषित करें किसको, मन और शरीर को, चेति, उसे ही हम क्या कहेंगे, दोषा कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें बताया गया। अब पहली खुद दो से धोते हैं, सीधी सी बात है भैया। इनका ये कहना है कि ले भाई, हम तो फंसी रहे हैं तो मैं ही फांस देंगे, एक तरीके रहता है ना, आजकल चलता है, उसी क्रम में है ये। अब देखिए अगला, तो शरीर दूषणा दोषा। शरीर दूषणा दोषा, जो शरीर को दूषित करने वाले तत्व हैं उसको क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। ये किसने कहा था, सारंगधर ने। किसने कहा था, सारंगधर ने। आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, सारंगधर ने क्या कहा कि शरीर दूषणा दोषा, तो शरीर को जो दूषित करने वाले तत्व हैं उनको क्या कहेंगे, दोष कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, दोष और शरीर का क्या रहता है, नित्य संबंध होता है। ठीक है, दोष और शरीर का नित्य संबंध, अर्थात बिना शरीर के दोष नहीं हो सकता, और दोष जहाँ पे हैं वो शरीर के अंदर ही समाहित होंगे। ठीक है, कौन सा संबंध होता है, नित्य संबंध होता है, और स्थायी संबंध भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे, तो जीवित शरीर में सदैव विद्यमान, जीवित शरीर में सदैव विद्यमान रहते हैं, लेकिन बट स्थिति बदलती रहती है। अब इसकी स्थिति जो पोजीशन है वो बदलती रहती है। ठीक है, तभी जब ये व्याकृत हो जाते हैं तो होता क्या है, इनके स्थान का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, तभी ये क्या होता है, व्याकृत अवस्था में आ जाते हैं। तो देखिए, जब ये स्थिति बदल देंगे तो एक तो स्वाभाविक इनकी स्थिति है,
ठीक है। स्थिति कितनी इनके टाइप की, 2 टाइप की स्थिति, एक स्वाभाविक और अस्वाभाविक। अगर स्वभाव में है तो साम्यावस्था में होंगे, बिल्कुल समतल लेवल में होंगे और बिल्कुल सही होंगे, तभी उसको क्या कहेंगे, स्वाभाविक स्थिति। और जब वो स्वाभाविक नहीं रहेंगे, मतलब विकृत हो जाएंगे, विकृतता आ जाएगी उनके अंदर, तो क्या कहेंगे, अस्वाभाविक स्थिति बन जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए दोष जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले दोष करते क्या हैं, पहले धातु और मल को दूषित करते हैं। किसको, धातु और मल को दूषित कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये रोग उत्पन्न कर देंगे। क्या कर देंगे, रोग उत्पन्न कर देंगे। अब जब इन्होंने रोग उत्पन्न कर दिया तो फिर देखिए रोग की उत्पत्ति हो जाएगी शरीर में, और शरीर काफ़ी परेशान भी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, बात को क्या कहा गया, गतिमूलक या प्राणदायक। जैसा कि आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, और आप वो लेक्चर पूरा देखा करिए, पीछे भी जो दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी अच्छे समझाया है। तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने, इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करिए। चलिए बात करते हैं आगे। तो बात को देखिए, बात जो है प्राणदायक है। अब बिना हवा के कोई चीज़ रह सकती है, नहीं रह सकती, ज़रूरी है बात, ठीक है। तो ठीक है, अब इसी प्रकार से पित्त को क्या, पाक और ऊष्माजनक। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे वायु, बात का मतलब वायु है, और पित्त का मतलब अग्नि, ठीक है। और जो कफ है वो क्या, ओजस्कर और देबल प्रदान कहा जाता है, ठीक है। कफ क्या करता है, ओजस्कर होता है, और देह को, शरीर को क्या करता है, बल प्रदान करता है। और पित्त क्या करता है, पाक करता है और ऊष्मा का जनक होता है, ठीक है। और बात क्या करता है, गतिमूलक होता है, प्राणदायक होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने एक साइड से एक चीज़ लिख रखी है, त्रिस्तंभक, जिसके मतलब ये जो बात पित्त कफ हैं, ये क्या, त्रिस्तंभक हैं। कैसे त्रिस्तंभक हैं, जैसे जब आपने देखा है घड़े में क्या होता है, घड़े को रखने वाला जो होता है ना, तिपाही टाइप की रखते हैं, तो 3 उसमें पैर लगे होते हैं ना, उसी टाइप के ये भी है बात पित्त कफ। अगर जब तीनों चीज़ें, जैसे ऐसा ही तो होता है, ऐसा इसी ऊपर घड़ा बना रहता है, ठीक है, इसी प्रकार से घड़ा बना रहता है। इसी प्रकार से अगर ये देखिए बात पित्त कफ हैं, तो पहले को आप कह दो बात, और दूसरे को पित्त कह दीजिए, और तीसरे को कफ कह दीजिए, ठीक है, कफ कह दीजिए। अब ये जब तीनों मिल जाएंगे, तो जब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, शरीर के अंदर ये निवास करते हैं, ठीक है। तो इसका शरीर के अंदर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको त्रिस्तंभक, ये शरीर को क्या करते हैं, रोके रहते हैं, ठीक है, रोके रहते हैं, इसीलिए स्तंभक हैं। स्तंभ माने रोकना, ठीक है। त्रिस्फुरण भी इसको कहते हैं, त्रिस्फुर भी कहते हैं, और इसको धातु भी कहते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर धारण होते हैं, धारण में तो शरीर इसको धारण करता है इसलिए, ठीक है। और इसको मल भी कहते हैं। आज विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न इसकी संज्ञा दी है, इसके पर्याय काफ़ी हैं ये, लेकिन आप जब भी आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ अगर प्रोस्पेक्टिव मैनर में अगर पता होगा ना, जैसे कोई पूछता है कि मल बताओ, तो तुम चाहो तो बात पित्त कफ बता सकते हो। आप उससे पूछो, या कोई कहता है धातु बताओ, तो तुमने कह दिया बात पित्त कफ, तो आपका आंसर गलत नहीं है। लेकिन जब आप बताएंगे उसको कि आप किस एवज में पूछ रहे हैं, ठीक है, तब आपको ये चीज़ क्लियर होंगी। अब देखिएगा, और जो इसका अगला मैं वीडियो लेके आऊँगा वो धातु के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब देखिए जो अगला है आगे, तो आगे क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए दोष की विकृतता या विषमावस्था, दोष की विकृत या विषमावस्था क्या होगी, ठीक है। तो करते क्या है, जैसे दोष विकृत हो गए, अपने स्थानों से चेंज हो गए, ठीक है, विषमावस्था आ गई, तो क्या होगा, रस रक्तादि धातुएँ, कंडरा, स्नायु, उपधातु, ठीक है, रस रक्तादि धातु हैं, ठीक है, और कंडरा, स्नायु, उपधातु हैं, ठीक है। तो उपधातु ये सब चीज़ें, धातु उपधातु हैं जितनी भी हैं। तो अब देखिए, और स्वेद मूत्र पुरीस, ये 3, जिसको कि हम मल भी कहते हैं, जो कि किट्टभाग होता है, ठीक है। आपको पता है सार और किट्टभाग होते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। पाचन में जब पाचन होता है तो पाचन में 2 भाग बनते हैं, एक बनता है सार जिसको प्रसाद कहते हैं, और एक होता है किट जिसको मल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता होगा, हो सकता है नहीं पढ़ाया हो भी। तो देखिए अब जिस श्वेत मूत्र पुरीस हो गया, ठीक है, और ये क्या होता है, त्रिमल होता है, त्रिमल, इसी को त्रिमल कहते हैं, तीमल। अब ये कौन सा भाग होता है, किट्ट भाग होता है। तो ये करता क्या है, जब विकृत अवस्था हो जाएगी तो क्या करेगा, इसको मलिन करेगा, क्या करेगा, मलिन करेगा। इन सबको जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये और ये, इन सबको क्या करेगा, मलिन करेगा, ठीक है। तो तब इसको क्या कहते हैं, तभी देखिए मैंने आपको ऊपर बताया भी, इसी को ऊपर बताया कि नहीं बताया, इसका एक सिनोनिम मल भी है। मल क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, मलिन करता है, क्या करता है, मलिन करता है, ठीक है। तो ये मलिन करता है, इसीलिए क्या है, इसको मल भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। मैंने आपको एक एक चीज़ का मतलब बताया है। तो देखिए
अब सर्वदेह जैसे दोष हैं, ठीक है, तो दोष हैं तो वो क्या सर्वदेह व्यापी होते हैं, सभी पूरे शरीर में होते हैं। पूरे शरीर में होने के कार्य इसको त्रयस्तंभक कहते हैं। इतना सब चीज़ें मैंने काफ़ी बताई। और धातु क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर को धारण करते हैं, ठीक है, और रोके रहते हैं, इसलिए त्रिस्तंभ कहते हैं। अब जो दोष हैं अगर अस्थिर हो जाते हैं तो अल्प आहार विहार लेते हैं तो विषमता आ जाती है, ठीक है। दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। और अगर अल्प आहार विहार लेते हैं, ठीक है, और विषमता आ जाती है तो इनके क्या होता है, प्रमाण में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रमाण में परिवर्तन हो जाता है। फिर होता क्या है, ये धातु रूप छोड़कर दोष रूप ग्रहण कर लेते हैं। अभी तो धातु थे, थोड़े देर पहले धातु थे, लेकिन अब जो बन गए दोष, यही तीन बन गए अब क्या, दोष। बात पित्त कब क्या बन गए, दोष। फिर देखिए करते क्या हैं, धातु उपधातु आशयों को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, ठीक है। अगर इतने में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर इसको रख के बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जी देखिए त्रिदोष जो हैं, जो हमारे त्रिदोष हैं, बात पित्त कब हमें पता पड़ेगा अब ये त्रिदोष कैसे बने, ठीक है। अभी तक पूरी कहानी चल रही थी। अब त्रिदोष कैसे बने, तो फिर त्रिदोष बन गए। अब ये त्रिदोष कितने टाइप के, प्राकृत और वैकृत होते हैं। कैसे, प्राकृत और वैकृत। देखिए अब ये चीज़ जो है, प्राकृत दोष क्या होते हैं, प्राकृत दोष कैसे, प्राकृत दोष हम कब कहेंगे और वैकृत दोष कब कहेंगे, दोनों को हमने बताया है। अब देखिए प्राकृत दोष हम तब कहेंगे जब ये माता पिता के शुक्र शोणित के साथ गर्भ शरीर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। गर्भ शरीर जो है ना, गर्भ शरीर, तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे माता के शुक्र शोणित के साथ में, तो हम क्या कहेंगे, प्राकृत स्रोत, प्राकृत दोष, ठीक है। और ये स्थूल दोषों का क्या होता है, सूक्ष्म रूप होता है। क्या होता है, सूक्ष्म रूप होता है। और ये पोषण कहाँ से लेता है, माता के आहार से। पोषण कहाँ से लेता है, माता के आहार रस से ये पोषण लेता है, ठीक है। ये हुआ प्राकृत दोष। अब देखते हैं हम लोग वैकृत दोष। तो मुझे लगता है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा, हेजिटेट होने की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको नहीं आता, क्योंकि आपको नहीं आता तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो मैं पूरा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से, बिल्कुल डीप से या एक नींव से बता रहा हूँ। इसलिए बिल्कुल एक ही चीज़ अगर नहीं आती आप मेरे को कमेंट कर जरूर पूछेगा, पर्सनल पूछेगा, आप जरूर पूछेगा, ठीक है। अब देखिए वैकृत दोष की बात करते हैं। वैकृत दोष में क्या है, गर्भोत्पत्ति के पश्चात, गर्भ की उत्पत्ति हो गई, उसके पश्चात नित्य प्रति सेवन किए गए आहार विहार। अगर आहार विहार उल्टे सीधे ले लिए गए, अपत्य वाले, ठीक है, तो अपत्य वाले लेंगे तो क्या होंगे, वैकृत दोष की उत्पत्ति होगी। अब ये क्या करेंगे, अब ये जब वैकृत दोष हो जाएगा तो इसका आहार पाचन जो रहेगा, ठीक है। तो अगर मधुर अवस्था पाक आता है, मधुर अवस्था पाक आता है तो क्या, कफ का कफ वो रहेगा, ठीक है। मधुर अवस्था पाक से क्या होगा, श्लेष्मा का क्या निर्माण होगा, ठीक है। और अम्ल अवस्था पाक से क्या होगा, पित्त का निर्माण होगा। कटु अवस्था पाक से वात का निर्माण होगा। अब देखिए ये चीज़ आपको समझ में आई, वैकृत दोष से क्या हुआ, आहार पाचन, और आहार पाचन मधुर अवस्था पाक, उससे श्लेष्मा कफ निकला, और अम्ल अवस्था पाक से पित्त, और कटु से वात, ठीक है। आपको आप जैसे क्या कहते हैं, अगर थोड़ा याद भी ना कर पाएँ तो आपको पता भी है कि मधुर से श्लेष्मा बढ़ता है, और अम्ल पित्त का रहता है, ठीक है, और कटु वात का, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए मैं आपको बता दूं कि जो रस रहते हैं, रस का मधुर अम्ल लवण, ये जो क्या कहते हैं, देखिए इसमें, चलिए कोई नहीं, आगे बताऊंगा मैं इसको किसी दिन पूरा, क्योंकि अगर यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे बताऊंगा। अब देखिए दो संख्या की बात करते हैं, ठीक है। तो दो संख्या की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वायु पित्तम कपश्योति त्रयोदश समासता विकृता विकृता देहम अनंति ते वर्त्यंती चा। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि वात पित्त कफ, ठीक है, जो वात पित्त कफ, ये तीनों दोष समासता समाहित होते हैं, ठीक है। अब किस में समाहित होते हैं, जाहिर सी बात है शरीर में समाहित होते हैं, ठीक है। और उसके बाद विकृत होने पर विकृता अविकृता देहम हनंती ते वर्त्यंती चा। अब जब विकृत हो जाता है, जब विकृत हो जाएगा मतलब विकृता अवस्था आ गई, उसकी खराब अवस्था आ गई, एक अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, तो करेगा क्या, वो रोगी को नष्ट करेगा, ठीक है। रोगी क्या करेगा, नष्ट करेगा, ठीक है। और अगर अविकृत मतलब विकृत नहीं है, साम्य अवस्था में है, तो वर्त्यंती चा मतलब स्वास्थ्य प्रदान करेगा। क्या करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अब देखिए आगे, ये तो किसने दी थी, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान
पहले चैप्टर का 6वां श्लोक है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अष्टांग हृदय आपके सब्जेक्ट में है, इसलिए पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब देखिए, वायु पित्तम कपशोक्ता शरीरम दोष संग्रह मानसम पुनरुदुष्टो रजस्य तम एवच। देखिए, ये चरक ने दिए सूत्र स्थान, पहला चैप्टर, ठीक है, पहले चैप्टर का 57वां श्लोक है। ये थोड़ी सी अच्छी भी है। कैसी? देखिए, इन्होंने कहा क्या है कि वायु, वात, पित्त और कफ, ये वायु का मतलब बात है, तो यहाँ पे वायु का मतलब बात ही है। तो देखिए, वात पित्त कफ शोक्ता, ये जो हैं ये तीनों, ठीक है, शरीरों दोष संग्रह, ये शरीर के दोष हैं, ठीक है। और मानसम पुनरोदुष्टा, अगर मानसम की बात करते हैं, मानसिक दोष की बात करते हैं, तो क्या है? रजस और तम एवचा, ये दोनों हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने देखिए सिंप्लीफाई करके नीचे लिखा भी है, वात पित्त कफ, ये क्या है? शारीरिक दोष होते हैं, और रज और तम क्या होते हैं? मानसिक दोष होते हैं। अब देखिए, ये जो मानसिक दोष हैं, हमने अभी बात की कि अगर जैसे व्याकृत हो जाते हैं शारीरिक दोष, तो वही ठीक है, प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। अगर ये कोई शरीर में व्याधि आ जाएगी, लेकिन अगर ये मानसिक दोष अगर व्याकृत हो जाए, तो जैसे मन को अगर जो मानसिक दोष होंगे मन को ही दूषित करेंगे, ठीक है, मान मतलब मन, तो मन को दूषित करेंगे, तो उससे क्या होगा? बात प्रधान होगा। और जो कि, हाँ मैं बता दूं, मन को अगर, मन का दूषित अगर होना होता है तो उसमें क्या होता है? बात प्रधान जरूर होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बात केवल एक ऐसा है जो चलता है, चलायमान है, बाद बाकी कोई जो पित्त और कफ है नहीं चलते हैं अपनी जगह से, ठीक है। तो देखिए, अगर मन का दूषण हो जाएगा, जो कि बात प्रधान, तो बात प्रधान हो जाएगा, ठीक है। बात प्रधान से उन्माद और अपस्माद बीमारियां हो जाती हैं, जो कि एक दिमाग की बीमारियां हैं, जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे रोग निदान में, और चरक में भी पढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे बात रोग, अब इसमें नीचे हमने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, आप इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छी चीज़ है। बात रोग, बात रोग कैसे होते हैं? जो बात दोष से जो रोग होंगे वो क्या होंगे? बात रोग। पित्त दोष से होंगे पित्त रोग, और कफ दोष से होंगे कफ रोग। अब देखो, ये जो बात रोग है वो आशुकारी रोग और भयंकर रोग उत्पन्न करता है। कैसे? आशुकारी और भयंकर, ठीक है। और बात रोग से कितने रोग उत्पन्न होते हैं? 80। नंबरिंग याद कर लीजिएगा, 40 पित्त से और 20 कफ से, ठीक है। और ये बात रोग चलायमान होता है, और ये दोनों क्या होते हैं? पंगु, इनके हाथ पैर नहीं होते। जहाँ पे भी ये लेके जाता है, पित्त और कफ को लेके जाता है, कौन लेके जाता है? बात ही लेके जाता है। कभी ये लोग चल नहीं सकते अपने हाथों पैरों से, ठीक है। तो यही एक आज का वीडियो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, आयुर्वेद ग्रुप्स में शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज का मैंने काफ़ी मेहनत की है आपके लिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़े हैं। तो आप जब इसको अगर एक बार दोबारा अगर देखेंगे ना वीडियो को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए रिवाइज करके, आपको उसका फ़ायदा 100% ही मिलेगा। और प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई कहीं से फंसे। अगर आप ये बेसिक अगर क्लियर कर लेते हैं ना, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ठीक है। मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है धातु के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ आपको अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, और आप भी मुझे गाइड करिएगा। अगर देखिए, अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो डिसलाइक ज़रूर मारिए, ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो पता पड़े कि हाँ आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, मिलता हूँ एक इसकी नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।